आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि फाइनल अकाउंट में बहुत सारे अकाउंट्स बनते हैं, जिसमें से एक है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद कैपिटल अकाउंट और इसके बाद है बैलेंस शीट। आज हम लोग इसमें से जो फर्स्ट अकाउंट है यानी ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट आप 11th में भी पढ़ चुके हैं। 11th का जो सोल ट्रेडिंग फाइनल अकाउंट था, उसमें भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट एग्जैक्टली वैसा ही है, जो फॉर्मेट वहाँ पर था वही फॉर्मेट यहाँ पर भी है। ज़्यादा कुछ चेंजेस ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं है। ट्रेडिंग अकाउंट भी एक लेजर अकाउंट है। इसका लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड है और राइट हैंड साइड इसका क्रेडिट साइड है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी जब आप बिजनेस करते हैं तो एट द एंड ऑफ ईयर यानी 31 मार्च को जब आपका ईयर एंडिंग होता है, तब जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को जो बिगनिंग ऑफ ईयर होता है, सेम स्टॉक को हम ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। तो ये आपका ओपनिंग स्टॉक है। बिजनेस में सबसे ऊपर आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है। नेक्स्ट है परचेज। जो भी गुड्स आप परचेज करते हैं, एक्चुअली ट्रेडिंग अकाउंट में जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वही लिखते हैं हम लोग, और जो डायरेक्ट इनकम है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखते हैं। तो गुड्स से रिलेटेड सारे एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस है। परचेज, गुड्स का परचेज कर रहे हैं क्योंकि यही गुड्स हमें सेल करना है। परचेज आपके लिए एक्सपेंस हुआ, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। इससे रिटर्न माइनस करते हैं। जो भी गुड्स आप रिटर्न करते हैं जिससे आपने परचेज किया क्रेडिटर को, वो रिटर्न इसमें माइनस करना होता है। दूसरा है गुड्स आउटवर्ड, यानी जो भी गुड्स बिजनेस से बाहर जाता है सेल्स के अलावा। जैसे आपने चैरिटी में गुड्स दे दिया 1000 का, तो ये 1000 का गुड्स यहाँ से माइनस हो जाएगा परचेज से। इसके बाद आपने एडवर्टाइज में एज सैम्पल गुड्स दिए 1000 के, तो ये सैम्पल गुड्स भी बिजनेस से बाहर जा रहा है, इसके लिए यहाँ पर परचेज से माइनस करना है। इसके अलावा पार्टनर्स अगर ड्राइंग करते हैं गुड्स, तो वो गुड्स भी आपको यहाँ से माइनस करना है। नटशेल, जो भी गुड्स बिजनेस में बाहर जा रहा है सेल्स के अलावा, वो सब परचेज से आपको माइनस करना है और फिर टोटल इसका सामने लिख देना है। इसके बाद है वेजेस। वेजेस यानी जो मजदूरी आप पे करते हैं, जो डेली वर्कर्स होते हैं, सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को आपको उनका पेमेंट करना होता है, तो ये वेजेस है। ये भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है। इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड का मतलब है जब आप गुड्स मंगवाते हैं बिजनेस में, तो उस पर जो चार्जेस पे करते हैं, फेयर पे करते हैं, उसको हम बोलते हैं कैरेज इनवर्ड। तो कैरेज इनवर्ड भी बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए कैरेज इनवर्ड भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है रेलवे फ्रेट। अगर आप गुड्स रेलवे से मंगवाते हैं तो रेलवे का फेयर पे करना होता है, उसको हम बोलते हैं रेलवे फ्रेट। तो रेलवे फ्रेट भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट में इसको डेबिट में लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑक्ट्रॉय। जब आप एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, तब आपको ऑक्ट्रॉय पे करना होता है। तो ये ऑक्ट्रॉय भी हमारे लिए एक्सपेंस है। अब आप वलसाड़ में रहते हैं, आपने गुड्स मंगवाया बॉम्बे से, तो बॉम्बे से जब वो बाई रोड आएगा तो रास्ते में बहुत सारे सिटी उसको क्रॉस करने होंगे और हर एक सिटी में ऑक्ट्रॉय पे करना होगा। तो ये ऑक्ट्रॉय भी गुड्स से रिलेटेड एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसके लिए इसको भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी, जब आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, दूसरी कंट्री से मंगवाते हैं, तब आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होता है। इंपोर्ट ड्यूटी भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, जब आप गुड्स ट्रांसपोर्ट करते हैं किसी भी मीडियम से, बाय एयर, बाय सी, बाय रोड, तो उसका जो चार्जेस है, एक्सपेंस है, उसको ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोलते हैं। अगर आप बाई रोड मंगवा रहे हैं तो वो भी ट्रांसपोर्ट हुआ, बाई सी मंगवा रहे हैं वो भी ट्रांसपोर्ट है, और बाई एयर गुड्स आ रहा है तो वो भी ट्रांसपोर्ट है। तो ट्रांसपोर्ट चार्जेस यानी गुड्स को मंगवाने में जो भी आपका एक्सपेंस हो रहा है उसको हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस बोलते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है पोर्ट चार्जेस। पोर्ट चार्जेस, अगर आप बाई सी गुड्स मंगवाते हैं तो सारे गुड्स को कलेक्ट करने के लिए पोर्ट पे जाना पड़ता है, वहाँ पर पोर्ट चार्जेस होते हैं। जैसे एयरपोर्ट चार्जेस होते हैं वैसे ही पोर्ट चार्जेस भी होते हैं, वो आपको पे करना होता है। ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि गुड्स के लिए आप एक्सपेंस कर रहे हैं। नेक्स्ट है डेमोरेज।
जब आप पोर्ट से गुड्स मंगवाते हैं तो अगर आपने टाइमली गुड्स कलेक्ट नहीं किया तो पोर्ट पे ही आपका गुड्स 2 दिन 3 दिन अगर रखा हुआ है तो मे बी वेयर हाउस में रखा हो या कोल्ड स्टोरेज में रखा हो तो आपको लेट चार्जेस पे करना पड़ता है। जितना दिन आप डिले करेंगे, जितना टाइम डिले करेंगे गुड्स को रिसीव करने में, तो इस चार्जेस को हम बोलते हैं डेमरेज। नेक्स्ट है वॉरफेज। वॉरफेज क्या होता है कि जब आप गुड्स मंगवाते हैं तो लोडिंग अनलोडिंग करने वाले लोग होते हैं, उनको जो एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं वॉर्फ पे, उसको वॉरफेज बोलते हैं। तो ये भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, इसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्शन वेजेस। अब अगर आपका फैक्ट्री है यानी गुड्स मंगवाया आपने, वो रॉ मटेरियल है, उसका प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन करने के टाइम पर जो भी आपका एक्सपेंस होता है वेजेस के लिए, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन वेजेस। जैसे फैक्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं तो उनका जो वेजेस है उसको हम प्रोडक्शन वेजेस बोलते हैं। तो प्रोडक्शन वेजेस भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है रॉयल्टी। अगर आप किसी ऐसी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं जिसका राइट आपके पास नहीं है बट आप राइट किसी से लेते हैं, ठीक है, जैसे कोई बुक पब्लिशर है, वो ऑथर से राइट लेता है बुक पब्लिश करने का, फिर वो बुक्स पब्लिश करता है, तो पब्लिश करने के लिए ऑथर को रॉयल्टी पे करना पड़ता है, तो इसको हम बोलते हैं रॉयल्टी। दूसरे बहुत सारे जैसे जो कोल माइंस होते हैं वो भी रॉयल्टी पे करते हैं, जिसकी ज़मीन वो यूज़ करते हैं कोल माइनिंग के लिए, उनको वो रॉयल्टी पे करते हैं। तो रॉयल्टी भी हमारे बिजनेस के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि प्रोडक्शन पर चार्ज होता है रॉयल्टी, तो ये रॉयल्टी भी आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्सपेंस। फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको फैक्ट्री एक्सपेंस बोलेंगे। जैसे फैक्ट्री का पावर हो गया, ऑयल एंड गैस हो गई, ये सारा एक्सपेंस फैक्ट्री एक्सपेंस है, इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे क्योंकि ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर। कंज्यूमेबल स्टोर का मतलब है अगर आप ऑयल, ग्रीस, गैस, ये सारी चीज़ें वाटर बिजनेस में कंज्यूम करते हैं, सॉरी फैक्ट्री में कंज्यूम कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, तो इसके भी चार्जेस आपको पे करने होते हैं, इसको हम बोलते हैं कंज्यूमेबल स्टोर। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है फैक्ट्री डेप्रिशिएशन। फैक्ट्री डेप्रिशिएशन यानी आपकी जो फैक्ट्री बिल्डिंग है उस पर जो आप डेप्रिशिएशन चार्ज कर रहे हैं वो फैक्ट्री डेप्रिशिएशन है। डेप्रिशिएशन हमको पता है कि लॉस है, ऑफिस की चीज़ों पर डेप्रिशिएशन चार्ज होता है तो उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं, बट अगर फैक्ट्री बिल्डिंग पर डेप्रिशिएशन चार्ज हो रहा है तो उसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, क्योंकि फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है और उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है वो डायरेक्ट एक्सपेंस में काउंट करते हैं। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएशन। फैक्ट्री में जो भी प्लांट एंड मशीनरी आप यूज़ करते हैं प्रोडक्शन के लिए, उस पर जो भी डेप्रिशिएशन चार्ज होगा उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं, क्योंकि वो भी गुड्स से डायरेक्ट रिलेटेड है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, वो सारा कुछ प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाएगा। अब यहाँ राइट साइड देखते हैं। राइट साइड सबसे ऊपर है आपकी डायरेक्ट इनकम, जो गुड्स आप सेल करते हैं उससे जो पैसा आता है वो आपकी डायरेक्ट इनकम है, इसलिए यहाँ पर सेल्स क्रेडिट साइड में लिखते हैं। सेल्स से गुड्स रिटर्न माइनस करते हैं, आपने गुड्स सेल किया और आपके जो डेटर्स हैं उन्होंने गुड्स रिटर्न किया तो वो सेल्स रिटर्न हो गया। सेल्स से रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा वो आपको साइड पे लिख देना है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, ये जो स्टॉक आपने परचेज़ किया था ड्यूरिंग द ईयर आपने यूज़ किया, इसके बाद जो कुछ बच गया वो आपके लिए क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, उसका प्रॉपर वैल्यूएशन जैसा दिया होगा सब में वैसा करेंगे और वहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे। अब ये लेज़र अकाउंट क्लोज करना है आपको एट द एंड ऑफ ईयर। क्लोज करने के टाइम पर आप राइट साइड आपका इनकम साइड है, इधर भी टोटल कर लीजिए और जो एक्सपेंस साइड है आपका उसका भी टोटल कर लीजिए। अब अगर इनकम साइड बड़ा है एक्सपेंस से तो यहाँ पर आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा, और उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर एक्सपेंस साइड बड़ा है इनकम से तो यहाँ पर आपको ग्रॉस लॉस मिलेगा, जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा उसको भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये लेज़र अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट टोटल हो गया। अब आप आगे देखते हैं नेक्स्ट सम। अब फाइनल अकाउंट में जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बना रहे थे अभी इसके पहले, तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस आया
इसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। ये ग्रॉस प्रॉफिट इस तरफ आ गया, यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस इस तरफ आ गया, इधर लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। यहाँ पर सबसे ऊपर आप देखिए लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में ग्रॉस लॉस और राइट हैंड साइड में ग्रॉस प्रॉफिट। ये ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो वहाँ से आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक सिंपल लेज़र अकाउंट है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट है और राइट हैंड साइड में क्रेडिट है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखते हैं। ट्रेडिंग में हमने सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिखा था और डायरेक्ट इनकम लिखा था। यहाँ पर हम सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम लिखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो डेबिट का है ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और राइट साइड में सारे इनडायरेक्ट इनकम है। बोर्ड में स्पेस नहीं है, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में आधा ही लिखा है, आधा फिर ये बताने के बाद एक्सप्लेन करने के बाद मैं दोबारा लिखूँगा। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस की हेडिंग है, यानी इस हेड में जितने भी आते हैं उनको हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का मतलब क्या है? देखिए फैक्ट्री में गुड्स का प्रोडक्शन हुआ, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंस या इनकम आया वो ट्रेडिंग अकाउंट में आ गया। अब गुड्स का प्रोडक्शन एक जगह पे होता है, उसका सेल्स करने का, उस फैक्ट्री को चलाने का, बिज़नेस को मार्केट करने का, एडवर्टाइज करने का, स्टाफ को मैनेज करने का एक दूसरा ऑफिस होता है जहाँ पर हम इस तरह की चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो ऑफिस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है उसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलते हैं। अब सबसे पहले है यहाँ पर सैलरी। जो भी ऑफिस का स्टाफ होगा उसको हर मंथ सैलरी पे करनी होगी, तो ये सैलरी हमारे बिजनेस के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अब हम अपने एम्प्लॉयज़ को अगर बोनस दे रहे हैं, जैसे कंपनीज फेस्टिवल पर बोनस देते हैं, दिवाली पर, न्यू ईयर पर, इस तरह से जो भी बोनस अगर एम्प्लॉय को पे कर रहे हैं तो वो बोनस भी हमारे लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। अगर किसी तरह का अलाउंस पे करते हैं तो वो अलाउंस भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। अलाउंस क्या होता है थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे डियरनेस अलाउंस लोगों को मिलता है, ठीक है, इंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, कार अलाउंस मिलता है, तो ये सारे जो अलाउंस हैं वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट है रेंट। अब अगर ऑफिस हमने रेंट पर लिया हुआ है तो उसका रेंट भी हर महीने हमको पे करना होगा, तो ये रेंट भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम। बिजनेस में जनरली हम जनरल इंश्योरेंस करवाते हैं जो फायर या मरीन से हमारी सेफ्टी करता है, तो उसका जो प्रीमियम पे करते हैं उसको हम इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं। बिज़नेस में आपने पढ़ा होगा पर्सनल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जो है वो पर्सनल इंश्योरेंस है और बिज़नेस के लिए जो इंश्योरेंस यूज़ होता है वो जनरल इंश्योरेंस है। तो यहाँ पर जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, बिज़नेस के इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं। ये इंश्योरेंस भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। इसके बाद है टैक्सेस। जो टैक्सेस आप पे करते हैं बिज़नेस के बिहाफ पे, वो टैक्सेस भी आपके लिए एक्सपेंस है, बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि हम ये जो अकाउंट बना रहे हैं वो बिज़नेस की बुक में बना रहे हैं, तो बिज़नेस के लिए जो टैक्स एक्सपेंस है वो यहाँ पर भी डेबिट साइड में आ जाएगा। इसके बाद है पोस्टेज। आप बहुत सारे लेटर या कुरियर ये सब भी भेजते हैं। अगर आपका बिज़नेस एक्सपैंड है तो आप गुड्स को भी कुरियर करते हैं, लेटर्स भी कुरियर करते हैं, तो ये पोस्टेज में आ गया, ठीक है। तो पोस्टेज से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होगा वो भी आप यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब हर एक बिज़नेस में स्टेशनरी भी यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अपने बिज़नेस के नाम से स्टेशनरी प्रिंट करवाते हैं, बैग्स बनवाते हैं, लेटर पैड, इन्वेलप, तो ये सारा जो एक्सपेंस है वो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस है। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखना है आपको। नेक्स्ट है लीगल चार्जेस। अगर आपके बिज़नेस पर कोई केस करता है या आपका बिज़नेस किसी के ऊपर केस करता है तो आप एक एडवोकेट हायर करेंगे, उसको पैसा पे करेंगे, तो ये लीगल चार्जेस हैं। तो इस तरह का जो भी लीगल चार्जेस आप पे करते हैं वो भी बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है ऑडिट फी। आपका जो बिज़नेस है उसका हिसाब किताब एट द एंड ऑफ ईयर आप ऑडिट करवाते हैं अकाउंटेंट से,
तो उस अकाउंटेंट को भी आप फ़ी पे करते हैं, इसको हम बोलते हैं ऑडिट फ़ी। तो ये ऑडिट फ़ी भी आपके लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ऑफिस में जो आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका बिल पे करना होगा। जैसे आप घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं उसका बिल पे करते हैं, वैसे ही बिज़नेस का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, उसको आप पे करेंगे, आपके लिए एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। आपके जो एम्प्लॉई हैं, आप एम्प्लॉय के लिए पीएफ कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो आपके लिए एक्सपेंस है और वो एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। यहाँ तक ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस था। अब इसके बाद से नेक्स्ट हेड है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, यानी सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होंगे वो हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस हेड में रखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है कैरेज आउटवर्ड। जब आप गुड्स मंगवाते हैं तो उसको कैरेज इनवर्ड बोलते हैं, और जब आप गुड्स सेल करते हैं तो गुड्स डिलीवर करने के लिए भेजते हैं उसको हम कैरेज आउटवर्ड बोलते हैं। अभी के बिज़नेस में ज़्यादा हो गया है कि हम होम डिलीवरी करते हैं गुड्स की, तो होम डिलीवरी करते हैं तो डिलीवरी करने का चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, तो ये जो चार्जेस है ये कैरेज आउटवर्ड है, आपके लिए एक्सपेंस है, तो बिज़नेस की डेबिट साइड में आ जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। नेक्स्ट है सेल्समैन सैलरी और कमीशन। अब आपने अपने बिजनेस में एक सेल्समैन रखा हुआ है सेल्स के लिए, उसकी सैलरी होगी तो उसको भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में लिखेंगे। अगर हम उसको सेल्स पर कमीशन पे करते हैं वो भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। आप अपने बिजनेस का एडवर्टाइज करवाते हैं किसी भी मीडिया में, तो उसका भी बिल आपको पे करना होता है, तो एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जो भी आपने पे किया वो सारा आपके लिए एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड। अब जब आप सेल करते हैं तो जहाँ भी क्रेडिट सेल्स होती है वहाँ पर डिस्काउंट भी देना पड़ता है, ठीक है। कैश सेल्स में भी आप डिस्काउंट दे सकते हैं, तो जो भी डिस्काउंट आप अपने कस्टमर्स को पास करते हैं वो आपके लिए एक्सपेंस है, क्योंकि वो डिस्काउंट आपको बेयर करना पड़ता है, तो ये डिस्काउंट आप जो पे कर रहे हैं वो आपके लिए एक्सपेंस है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिजर्व। अब बिजनेस जब आप लंबे टाइम तक करते हैं तो आपको ये आइडिया समझ में आ जाता है कि हम कितना सेल करते हैं उसका कितना % डिस्काउंट हमें देना पड़ता है कस्टमर्स को। सपोज़ अगर आप 5% का डिस्काउंट देते हैं और 1 लाख का सेल्स करते हैं तो 1 लाख का 5% हुआ 5,000। तो आपको जो पहले से पता है कि ये एक्सपेंस होने वाला है तो आप उसके लिए एक रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में एक कॉन्सेप्ट है कि आपको प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं करना है, जो प्रॉफिट होने वाला है उस प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना है, बट जो लॉस हो सकता है उसको आपको रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पर ये डिस्काउंट आपके लिए लॉस है, आपको पता है कि डिस्काउंट हो सकता है, तो आप उसके लिए एक रिज़र्व क्रिएट कर लेते हैं। ये डिस्काउंट रिज़र्व वही है जो रिज़र्व आपने डिस्काउंट के लिए क्रिएट किया है, एक्चुअल डिस्काउंट नहीं है, बट जैसे ही आप रिज़र्व क्रिएट करते हैं तो आपने उसे एक्सपेंस में शो कर दिया कि इतना रिज़र्व हमने डिस्काउंट के लिए क्रिएट किया हुआ है। नेक्स्ट है एक्सपेंस ऑफ शोरूम। अगर आपका बिजनेस का कोई शोरूम भी है तो उस शोरूम का जो एक्सपेंस होगा वो आप एक्सपेंस ऑफ शोरूम में प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है गोडाउन एक्सपेंस। अगर आपका गोडाउन है जहां आप गुड्स स्टॉक करते हैं तो उस गोडाउन का रेंट होगा, लाइट बिल होगा, ये सब गोडाउन का एक्सपेंस हो गया, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में शो करेंगे। नेक्स्ट है पैकिंग एक्सपेंस। अब गुड्स सेल करने से पहले गुड्स को पैक करना है, पैकिंग मटेरियल भी चाहिए और लोग भी चाहिए, तो ये आपका पैकिंग एक्सपेंस है। पैकिंग एक्सपेंस भी आपके लिए सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक्सपेंस है, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। अब ये दो हेड के बाद यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट हेड है आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस। फाइनेंशियल एक्सपेंस यानी फाइनेंस से रिलेटेड, तो फाइनेंस से रिलेटेड जो भी आपका एक्सपेंस होगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन। सपोज़ यहाँ पर ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो लोग बिजनेस कर रहे हैं और किसी पार्टनर ने अपने बिजनेस को ही लोन दे दिया है, सपोज मिस्टर ए ने लोन दे दिया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोन फ्रॉम पार्टनर। अब इस लोन पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा, तो जो भी हम इंटरेस्ट पे करते हैं पार्टनर के लोन पर वो हुआ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस है क्योंकि बिज़नेस इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर के लोन पर, इसको भी हम फाइनेंशियल एक्सपेंस में शो करेंगे।
नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अगर बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट लिया है तो उस पर भी इंटरेस्ट आपको पे करना होगा, और जब आप बैंक के ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट पे करते हैं तो ये भी बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन। अब आपके बिजनेस ने किसी से लोन लिया हुआ है, किसी अदर इंस्टीट्यूशन से या किसी इंसान से, तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट पे करना है। तो आप जो भी इंटरेस्ट पे करेंगे बोरोड लोन पर वो भी आपके लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस। बैंक आपसे कभी कभी चार्जेस या कमीशन वसूल करता है जो सर्विसेज बैंक आपको देता है, बदले में वो चार्ज लेता है जो बैंक के लिए इनकम है बट आपके लिए एक्सपेंस है क्योंकि बिजनेस ये एक्सपेंस पे कर रहा है। तो जब भी आप बैंक चार्जेस पे करते हैं तो वो आपके लिए एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा फाइनेंशियल एक्सपेंस में। नेक्स्ट है मैनेजर कमीशन। अब अगर कोई मैनेजर आपने अपॉइंट किया हुआ है उसको कमीशन पे कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे मैनेजर्स कमीशन। ये मैनेजर कमीशन भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा। देखिए बोर्ड छोटा था, इसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ बोर्ड पे नहीं आ पाई। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। अब हम आगे देख रहे हैं अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो अदर एक्सपेंस में फर्स्ट है डोनेशन एक्सपेंस। डोनेशन क्या होता है? जब भी आप बिजनेस से कुछ चैरिटी करते हैं या कुछ डोनेट करते हैं तो उसको डोनेशन एक्सपेंस बोलते हैं। तो इस तरह से अगर आपने कुछ चैरिटी किया है या डोनेट किया है तो ये एक्सपेंस आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट है एसेट डिस्ट्रीब्यूशन। अब बिजनेस में आपके पास जो भी एसेट है, कोई भी फर्नीचर, कोई भी मशीनरी, कोई भी व्हीकल, तो जितने भी एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू ड्यूरिंग द ईयर हम यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू डिप्रिशिएट होती है। 11th में आपने पूरा चैप्टर पढ़ा होगा डिप्रिशिएशन का। तो वो डिप्रिशिएशन आपके बिजनेस के लिए लॉस है, एक्सपेंस है। तो इस डिप्रिशिएशन को भी हम यहाँ पर लिखते हैं अलग अलग हेड में। फर्नीचर का डिप्रिशिएशन अलग, मशीन का डिप्रिशिएशन अलग, व्हीकल का डिप्रिशिएशन अलग। तो जो भी डिप्रिशिएशन है वो सारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आपको लिखना है। इसके बाद ये सबसे इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है क्योंकि लोग बहुत इसमें कंफ्यूज होते हैं, बैड डेट का। तो यहाँ पर देखिए बैड डेट दो तरह के हैं। एक तो आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, इसको हम ओल्ड बैड डेट भी बोलते हैं, और दूसरा होता है एडजस्टमेंट में लिखा हुआ बैड डेट। तो यहाँ पर आपको बैड डेट लिखना है जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो, इसमें आप एडिशनल बैड डेट ऐड करेंगे जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो। ठीक, अब एडजस्टमेंट क्या होता है ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब फाइनल अकाउंट के सम्स करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि सारा अकाउंट क्लोज करने के बाद अगर कुछ आप भूल गए रिकॉर्ड करना तो वो एडजस्टमेंट करके हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो अगर आप बैड डेट भूल गए अकाउंट क्लोज करने के बाद तो उसको हम एडजस्टमेंट में लिखते हैं। वही वाला ये बैड डेट है, जो एडजस्टमेंट का अमाउंट है उसको यहाँ पर आपको ऐड करना है बैड डेट में। उसके बाद है बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट का। अब अगर एडजस्टमेंट में ये भी लिखा हुआ है कि 5% का बैड डेट रिजर्व क्रिएट करिए। बैड डेट रिजर्व क्या है? जो आपको पता है पहले से ही कि ये बैड डेट हो सकता है, अभी हुआ नहीं है एक्चुअल में, बट प्रोबेबिलिटी है कि ये बैड डेट हो सकता है, उसके लिए पहले से ही आप रिजर्व क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में जो अमाउंट है या जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग आपको फाइंड करके इसमें ऐड करना है। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए। इसमें से जो ट्रायल बैलेंस का बैड डेट रिजर्व होगा, जिसको हम ओल्ड बैड डेट रिजर्व भी बोलते हैं, वो आपको माइनस करना है, और माइनस करने के बाद जो अमाउंट आए वो नेक्स्ट कॉलम में आपको लिख देनी है। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, बैड डेट जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो सबसे पहले लिखना है, उसमें ऐड करना है बैड डेट जो एडजस्टमेंट वाला है, और उसमें ऐड करना है बैड डेट रिजर्व जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, बैड डेट प्रोविज़न या बैड डेट रिजर्व। और इन तीनों को ऐड करके इसमें से ट्रायल बैलेंस वाला ओल्ड बैड डेट रिजर्व माइनस करना है, और जो बचेगा वो अमाउंट आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट। अगर फायर से कोई लॉस हो रहा है आपके बिजनेस में गुड्स को, तो वो लॉस ड्यू टू फायर आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा लॉस ड्यू टू थेफ्ट, यानी बिजनेस से गुड्स अगर चोरी हो जाते हैं वो लॉस होता है आपको, तो वो लॉस भी आप यहाँ पर लिखेंगे। इस तरह से कोई भी लॉस हो वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। अब आपके पास एक कोई भी एसेट था जिसकी बुक वैल्यू जो थी उससे कम पर आपने सेल कर दिया। जैसे एक फर्नीचर था, उसकी बुक वैल्यू 10,000 है, बट आपने उसको 6,000 में सेल कर दिया, तो 4,000 का आपको लॉस हो गया। इसको हम बोलेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट।
तो इस तरह से एसेट सेल करने पर जो भी आपको लॉस होगा वो आप बिजनेस में यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। इसके अलावा कोई और प्रोविज़न है किसी एक्सपेंस या लॉस के लिए तो वो भी यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे आप। इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस साइड, डेबिट साइड यहाँ पर पूरा हो गया। अब देखते हैं क्रेडिट साइड क्या आता है। पहले मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट आपको लिख लेना है राइट साइड में। अब नीचे उसके अदर इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम जो आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट है डिस्काउंट रिसीव। देखिए सेम नाम वो एक्सपेंस का भी हो सकता है और इनकम का भी हो सकता है। अगर आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए वो एक्सपेंस है और अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वो आपके लिए इनकम है। जैसे यहाँ पर डिस्काउंट अलाउड आया था, जब आप डिस्काउंट किसी और को देते हैं तो वो आपके लिए लॉस है, बट आपको डिस्काउंट मिलता है, आप जहाँ से गुड्स परचेज करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिट है। तो आपने यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव किया है, इसके लिए आपके लिए ये इनकम है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड आपको क्रेडिट साइड में लिख देना है। नेक्स्ट है रेंट रिसीव्ड। अब रेंट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम है, तो ये सेम नाम हुआ। रेंट अगर आप पे कर रहे हैं तो आपके लिए एक्सपेंस है और आप रिसीव कर रहे हैं तो आपके लिए इनकम है। तो रेंट रिसीव्ड भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड। आपको जो भी कमीशन मिल रहा है वो आपके लिए इनकम है, कमीशन रिसीव्ड भी प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में आ जाएगा। ब्रोकरेज रिसीव्ड, ब्रोकरेज भी एक टाइप का कमीशन ही है। अगर आप रिसीव कर रहे हैं ब्रोकरेज तो आपके लिए इनकम हुआ, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट कमीशन। कंसाइनमेंट आप कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे या आईएससी बोर्ड में होंगे तो वहाँ पर भी कंसाइनमेंट का एक चैप्टर होगा। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है कि कंसाइनर के अलग अलग कंसाइनी होते हैं और बिज़नेस करते हैं, फिर उस पर उसको कमीशन मिलता है। तो कंसाइनमेंट बिजनेस अगर आपका है तो उसका जो कमीशन आपको मिल रहा है वो आपके लिए इनकम है, इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने कुछ इन्वेस्ट किया हुआ है आपके बिजनेस ने और उस पर उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे बैंक एफडी है उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो गया। तो इस तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट है जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी आपके लिए इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस से क्रेडिट साइड में आ जाएगा। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट। जैसे आप लोन लेते हैं तब आप इंटरेस्ट पे करते हैं, ठीक उसी तरह से अगर लोन आपने किसी को दिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो आपके लिए इनकम है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन लोन लेंट यानी आपने लोन दिया उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ये यहाँ पर क्रेडिट में आ जाएगा। नेक्स्ट है बैड डेट रिटर्न। अब बैड डेट जो भी होता है वो हमारे लिए लॉस है, पर अगर कोई बैड डेट हमको रिकवर होता है, वापस मिलता है वो डूबा हुआ पैसा, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिटर्न, वो हमारे लिए इनकम होता है, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं। बैड डेट रिटर्न या बैड डेट रिकवर्ड सेम चीज़ है। नेक्स्ट है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। अब कोई एसेट आप बुक वैल्यू से ज़्यादा में सेल करते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट है। सपोज फर्नीचर 10,000 का है और आपने उसको 15,000 में सेल कर दिया, तो जब आप 10,000 की चीज़ को 15,000 में सेल करते हैं एसेट को, तो आपको उस पर प्रॉफिट हो रहा है। ये प्रॉफिट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके बाद सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब बहुत सारा इंस्टीट्यूशन में ऑफिस में न्यूज़पेपर भी आता है, मैगजीन भी आता है। उस न्यूज़पेपर पुराना हो गया तो वो स्क्रैप हो गया, आप उसको सेल करते हैं तो वो उससे जो पैसा आया वो भी आपके लिए इनकम है, तो सेल ऑफ न्यूज़पेपर। इनकम फ्रॉम स्क्रैप। अब बिजनेस में स्क्रैप भी बहुत सारा हो सकता है कि जो आप साल के अंत में आप साफ़ सफाई करें आपको स्क्रैप मिला तो वो स्क्रैप आप के लिए इनकम है, अगर आप सेल करते हैं उससे पैसा आपको मिलता है। तो इसके अलावा कोई भी और इनकम है जो इस सारे नाम में नहीं आया है उसको हम सन्ड्री इनकम करके लिख सकते हैं, या ऐसा इनकम जो कभी कभार होता है उसको हम सन्ड्री इनकम यूज़ करते हैं। तो सन्ड्री इनकम में इसके अलावा जो भी इनकम होगी वो सन्ड्री इनकम में आ जाएगी। अब ये भी मैंने आपको बताया कि लेज़र अकाउंट था, तो एट द एंड ऑफ ईयर आप इसको भी क्लोज़ करेंगे। जब आप क्लोज़ करेंगे तो राइट साइड यानी क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए और लेफ़्ट साइड का भी टोटल कर लीजिए। जो बड़ा टोटल हो वो दोनों साइड लिख लीजिए। जैसे इधर आ रहा है 40,000 और इधर आ रहा है 52,000, तो आप जो बड़ा टोटल है वही आपको दोनों साइड लिखना है। सपोज़ यहाँ पर 52 बड़ा है तो 52,000 आप दोनों साइड लिख लीजिए। इसके बाद इधर का जो अमाउंट आया उसको माइनस करिए। यहाँ 40,000 है तो 52 से 40 माइनस किया आपने तो 12,000 आपके पास आ गया। ये 12,000 है नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
और इसके नीचे आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाता है। इस नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नेट लॉस है उसको डेबिट साइड में लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन के, और नेट प्रॉफिट है उसको क्रेडिट साइड लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के। अब अगर इधर 52,000 होता एक्सपेंस साइड में और इनकम साइड में 40,000 होता तो भी नीचे तो 52,000 लिखते आप, लेकिन यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट नहीं होता, उस केस में आपको नेट लॉस होता, क्योंकि 40 माइनस करेंगे 52 से तो 12 आएगा। तो ये 12,000 आपके लिए नेट लॉस है जो यहाँ पर लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस नेट लॉस को आप ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यहाँ मैंने छोटा सा ट्रेडिंग पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आपको मिला ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। इस ग्रॉस प्रॉफिट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया क्रेडिट साइड में, और अगर ग्रॉस लॉस है तो इसको आपने ट्रांसफ़र कर दिया डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के। अब यहाँ से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, इसको आप ट्रांसफ़र करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और नेट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आ जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। अभी आपको क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक में आप फॉर्मेट बना हुआ है, आप फॉर्मेट देख जाइए, उसको एक बार लिख जाइए, 2 बार लिख जाइए, उसको रीड करिए और हर एक वर्ड की मीनिंग समझिए कि इसका मतलब क्या है। जब आपको मीनिंग समझ में आएगी तभी आपको समझ में आएगा कि इसको कहाँ पोस्ट करना है। ठीक है, तो अभी कल हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है और बैलेंस शीट कैसे बनता है। तब तक आज आप लोग ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट की प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।